Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my second lecture on chapter 9, that is heredity and evolution. In earlier class we discussed some important terminology regarding this chapter. Today we will going to learn some basic concepts of heredity. What is heredity? What is inheritance? What is variation? We discussed in our previous class. As we know, heredity means transmission of some characters from their parents to offspring. Okay, so before we going to learn detailed more about heredity, first we have to know how the accumulation of variation occur during reproduction. That is, the accumulation of variation during the reproduction. रिप्रोडक्शन के टाइम में ये जो वेरिएशन होता है, ये जो वेरी कर जाता है एक दूसरे से, वो कैसे होता है? बेसिकली इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ सिमिलरिटीज ऑफ फीचर्स एंड सबटल चेंजेस इन देम फॉर नेक्स्ट जनरेशन. मतलब इनहेरिटेंस के टाइम फर्स्ट पेरेंट से जब फर्स्ट जनरेशन आता है उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, साथ साथ में कुछ चेंजेस भी उसमें ऑकर होता है. ठीक है. नाउ व्हेन दिस न्यू जनरेशन अगेन प्रोड्यूस दिस चेंजेस ऑब्वियसली प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेनी टू सेकेंड प्रोजेनी, एट द सेम टाइम द वेरिएशन विल ऑल्सो ऑकर. नाउ द difference between the third generation and the main parent is totally differ from one another. क्यों? देखो, say for example मान लो कि ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट पेरेंट. ठीक है, फर्स्ट पेरेंट. अब ये पेरेंट जब अपना प्रोजेनी बनाएगा तो ये हो गया फर्स्ट प्रोजेनी. ठीक है. सो ये फर्स्ट प्रोजेनी के अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट करेगा और कुछ ऐसा कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा जो एग्जैक्ट पेरेंटल की नहीं होगा. सो सम चेंजेस ओकर इन फर्स्ट प्रोजेनी. ठीक है. अब ये फर्स्ट प्रोजेनी जब मैच्योर होके फिर से ये रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से ये सेकेंड प्रोजेनी आएगा. ठीक है. अब ये सेकेंड प्रोजेनी में भी कुछ कैरेक्टर फर्स्ट प्रोजेनी से सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा और कुछ नया कैरेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा. सो अगर सेकेंड जनरेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये पेरेंटल को डिफरेंशिएट करेंगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ चेंजेस. ठीक है ना. सो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन. अब ये वेरिएशन कैसे पॉसिबल होगा? अगर वो रिप्रोडक्शन के दौरान जाएगा तो. सो रिप्रोडक्शन के दौरान जब ये वेरिएशन आ रहा है तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, वन इज सेक्सुअल, अदर वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. तो जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है. गैमेटिक फ्यूजन वहां पे नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ गैमेट बनता ही नहीं है. सो से फॉर एग्जांपल मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, जो सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है. वो यूनिसेलुलर सेल सिंपली अंडरगोस द माइटोसिस सॉल्यूशन एंड इट विल प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम डॉटर सेल और वी कैन से द ऑफस्प्रिंग. नाउ ये जो दो ऑफस्प्रिंग बना है ना, ये जो दो ऑफस्प्रिंग बना है, ये दो ऑफस्प्रिंग क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंटल. एक पेरेंट है. ठीक है ना. अगर ये फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी this one produce two daughter cell and this one also again produce two daughter cell. Now
जब हम लोग देखेंगे कि ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हम लोग को कितना मिल गया, टोटल 4 डॉटर सेल मिल गया। अब ये 4 डॉटर सेल और जो मेन पेरेंटल सेल था, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो रहा है। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन इन प्लांट, सो ह्यूमन के केस में क्या होगा, एक मेल पार्टनर होगा, एक फीमेल पार्टनर होगा, ठीक है। दोस वर कॉल्ड द पेरेंटल, द मेल कैन प्रोड्यूस द गैमेट कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल कैन प्रोड्यूस द गैमेट एग। नाउ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग विल प्रोड्यूस द जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट कैसे बन गया, स्पर्म और एग का फ्यूजन से। सो यहां पे देखो, स्पर्म में हमने येलो कलर ड्रॉ किया और एग में हमने ब्लू कलर को ड्रॉ किया। तो ये जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो हम लोगों को मिला है जाइगोट। तो जाइगोट में हम लोगों को क्या मिला है, येलो कलर भी देखने को मिल रहा है और ब्लू कलर भी देखने को मिल रहा है। जबकि हम लोगों को पता है कि मेल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अलग होता है, फीमेल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अलग होता है। वो जब आपस में मिक्स होता है फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। सो जो मैच्योर इंडिविजुअल मिलेगा, मैच्योर इंडिविजुअल में अंदर वेरिएशन हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल वन। सो इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी गेट लेस inaccuracy in the DNA copying. So ultimately it gives the less variation. But in case of sexual reproduction, here more inaccuracy occur during the DNA copying. So it will result more variation. मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बाद में और भी देखेंगे, ये डीएनए के अंदर जीन होता है जो जीन की ना कोई एक्सप्रेशन करता है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स है वो सफलिंग हो रहा है। तो सफलिंग हो रहा है मतलब जो डीएनए कॉपी नंबर हो रहा है वो डीएनए कॉपी में इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा। अगर इनएक्यूरेसी ज्यादा होगा तो वो पेरेंटल डीएनए की तरह नहीं होगा। तो पेरेंटल डीएनए की तरह नहीं होगा तो वेरिएशन भी ज्यादा होगा। पर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो इनएक्यूरेसी है ना, ये बहुत लेस अमाउंट में होता है क्योंकि इसमें माइटोसिस सिलेक्शन हो रहा है। सो जिसकी वजह से डीएनए कॉपी में एज सच कोई एरर नहीं आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सो डीएनए में अगर ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है पेरेंट के रिस्पेक्ट में तो वेरिएशन भी बहुत कम होगा। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग। दैट्स व्हाई वी कैन गेट मोर वेरिएशन। अब ये चीज को थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल से समझने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा है, all the variations in the species do not have equal chances of survival in the environment. हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएशन तो हो रहा है, ये वेरिएशन जो हो रहा है ये हर टाइम ऐसा नहीं है कि वेरिएशन हुआ है मतलब उसका सर्वाइवल कुछ चांसेस बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। कुछ कुछ वेरिएशन ऐसा भी होता है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है हम लोगों का आंख से, और कुछ कुछ होता है जो कि ना फुल सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑल द वेरिएशन इन द स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस of survival in the environment, and the variation will be selected by the nature. The variation will be selected by the nature. जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन अगर नेचर ने सिलेक्ट किया है देन उसके अंदर कुछ एडेप्टिंग एडवांटेजेस जरूर होगा। एडेप्टिंग एडवांटेजेस होगा देन दैट पर्टिकुलर वैरायटी will fully survive in earth, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में देखो, a bacterium which doesn't have trait to withstand heat will not survive in adverse condition। मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया जिसके अंदर एक ट्रेट है जो कि ना हीट को रेजिस्ट कर सकता है, अगर वो ट्रेट कोई बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, एडवर्स कंडीशन में will not survive. However,
this trait to withstand heat is present in a bacterium. अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर मान लो हीट को withstand करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो ट्रेट चाहिए वो ट्रेट अगर प्रेजेंट होगा then it will be transmitted to the next generation. Obviously वो कैरेक्टर तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिशन होगा and will go on accumulating over generation and ultimately evolve a variant of bacteria which will be highly resistant to heat and will survive better in heat wave. मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने पहले बोला है कोई भी एक बैक्टीरिया जिसके पास हीट को टॉलरेट करने के लिए कोई सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है तो वो एडवर्स कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया का पास थोड़ा बहुत एडेप्टिव कैरेक्टर है जो कि ना ये एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करेगा फिर वो जनरेशन फिर से नेक्स्ट जनरेशन को करेगा तो ऐसे करते करते जब बहुत जनरेशन चला जाएगा उसके बाद हम लोग फाइनली एक जनरेशन ऐसा मिलेगा जो कि ना फुल्ली टॉलरेट कर सकता है ये हीट को। तो मतलब क्या है कि वेरिएशन तो हो रहा है, वेरिएशन किसके अगेंस्ट में हो रहा है? फॉर अडॉप्टिंग द एडवांटेजेस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अगेंस्ट में खुद को एडजस्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को इनकॉर्पोरेट किया अपना बॉडी के अंदर ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं ये हाई हीट को। ठीक है, thus environmental factors select the variants and this forms the basis of evolution. So evolution ऐसे ही होता है। evolution मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एनवायरमेंटल चेंज के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म खुद को भी चेंजेस करता है फॉर अडॉप्टिंग द करेंट फीचर्स दोज आर सर्वाइव दोज आर नॉट विल एक्सटिंक्ट। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ खुद को चेंज करना है अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उस चेंज को टॉलरेट करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ ऐसा जीन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा या जीन को ऐसे मॉडिफाई होना पड़ेगा ताकि वो उसको इजीली टॉलरेट कर सके। तो अगर ऐसे करें तो पहले हम लोग क्या देखा, पहले एक बैक्टीरिया था जो कि ना एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, फिर हमने देखा एक बैक्टीरिया ऐसा आया जो कि ना पार्शियल लेवल में हीट को टॉलरेट कर सकता है। फिर उससे बहुत जनरेशन बाद में फाइनली एक नया जनरेशन मिला बैक्टीरिया का जो कि ना फुल्ली विथस्टैंड अगेंस्ट द हीट। सो फर्स्ट वन पूरा मर रहा था, सेकेंड वन के पास पार्शियल रेजिस्टेंट पावर आया था और बहुत जनरेशन बाद एक जनरेशन आया जिसमें फुल एडेप्टिव कैरेक्टर आ गया। सो फुल एडेप्टिव कैरेक्टर आ गया तो मतलब सेम बैक्टीरिया तो सेम ही था। ठीक है, सो ये फर्स्ट वन बैक्टीरिया और लास्ट वन जो बैक्टीरियल जनरेशन है उसके अंदर बहुत डिफरेंस आ गया तो मतलब वेरिएशन हुआ इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में चेंजेस आया। तो ये वेरिएशन होता है क्यों? और द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इसे कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स जो कि ना मेंडल ने दिया था, इट्स आल्सो कॉल्ड द मेंडल्स contribution. See, in human beings, the rules for inheritance of such traits are related to the fact that both the father and mother contribute equal amounts of genetic material to the child. तो मतलब क्या हो गया कि father and mother contributed equal amounts of genetic material to the child. अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, ठीक है, एक येलो डॉट और एक ब्लू डॉट, मतलब स्पर्म में मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है और एग के अंदर फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अब दो जब आपस में फ्यूज हुआ, जब जाइगोट बना
तब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी उधर सफल होगा, मर्ज हो गया, ठीक है ना। नाउ it means that each trait can be influenced by a both parental means father and maternal for mother DNA, ठीक है। सो देखो जब स्पर्म था, स्पर्म के अंदर फादर का डीएनए था और एक के अंदर मदर का डीएनए था, ठीक है। सो वो दोनों डीएनए जब मर्ज हो गया तो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उस जाइगोट में दो जीन प्रेजेंट हो गया, one coming from the father and another one coming from the mother. That's why we can say that a trait, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या होगा, both parental and maternal DNA प्रेजेंट होता है। फादर से एक डीएनए आएगा, मदर से एक डीएनए आएगा, उस डीएनए के अंदर एक जीन होगा which is responsible for the expression of a trait or character। तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर के लिए क्या होता है, देयर विल बी टू वर्सन ऑफ जीन इन ईच चाइल्ड, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। इन अर्लियर क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज एलीली। सो एलीली में हम लोग क्या बोला था, एलीली हम लोग पढ़ा था ना, एलीली एलीली में हम लोग पढ़ा था इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन मतलब हम लोग उधर देखा था कि कोई भी बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो हमेशा 2n फॉर्म में रहता है। 2n फॉर्म में रहता है मतलब जिससे फॉर एग्जांपल 1a 1b 2a 2b 3a 3b ऐसे करके होता है। तो कोई भी एक बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, ये जो डीएनए होता है हमेशा पेयर में होता है। उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर सेम जीन होता है बट इन अल्टरनेटिव फॉर्म। सो वन इज कमिंग फ्रॉम द फादर, अनदर वन इज कमिंग फ्रॉम द मदर, जिसे हम लोग कहते हैं एलिलिक पेयर, ठीक है। सो इन ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था एक गार्डन पी प्लांट के ऊपर किया था। गार्डन पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, ठीक है। तो ये गार्डन पी प्लांट को चूज क्यों किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाई मेंडल चूज द गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके लिए आंसर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट इट्स एनुअल प्लांट दैट इज शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। बहुत जल्दी अगर उसका लाइफ साइकिल होगा तो बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इट्स ए परफेक्ट बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब इट हैव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and female reproductive part in a same flower, that is called the bisexual flower. And the third one, it's a self pollinating plant, self pollination कर सकता है but can also be done cross pollination artificially भी हम लोग इसे क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स in a generation, in a single generation it can produce large number of seeds। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करेगा उतना एक्सपेरिमेंट में बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट होगा पी प्लांट कैन इजीली रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल। पी प्लांट को ग्रो करने के लिए ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, ज्यादा मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं होता है, ज्यादा हैंडलिंग करने का जरूरत नहीं होता है, बहुत इजीली इट कैन ग्रो। अगर कोई प्लांट ऐसा है जो बहुत इजीली ग्रो हो रहा है, लेस मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेस लेबर करना पड़ता है, तो एक्सपेरिमेंट भी उतना अच्छा होगा, एक्सपेरिमेंट के लिए भी टाइम उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। नाउ और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है द सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स मीन सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो पी प्लांट में मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर चूज किया था। जनरली मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हिच आर डिफर फ्रॉम ईच अदर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या क्या कैरेक्टर था हम लोगों को जानना पड़ेगा। टोटल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। एक लिया था स्टेम लेंथ के लिए, उसके लिए डोमिनेंट था टॉल और रिसेसिव था ड्वार्फ। अब ये डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुका है। फ्लावर पोजीशन एक होता है एक्सियल और टर्मिनल होता है रिसेसिव। पॉट शेप इन्फ्लेटेड होता है डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है रिसेसिव। पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, सीड शेप राउंड रिंकल, कॉटिलेडन कलर येलो ग्रीन और सीड कोट कलर ग्रे ब्राउन और व्हाइट इन रिसेसिव। ये बुक में भी मिल जाएगा,
ये प्रेजेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स एक्चुअली इसका एक्सपेरिमेंट में 3 लॉ प्रपोज किया था, ठीक है। वो क्या क्या था? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इलाबोरेटली डिस्कस करने के लिए जाएंगे। तो मेंडल का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है, वो है प्रोपोजिंग दैट 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन डोमिनेट करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कैसे होगा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन। ये 3 लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोगों को इतना पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिटेल्स में लॉ को फॉलो करेंगे एक के बाद एक। ओके, थैंक यू।